Hello student. So in the procedure of biotechnology we have studied so far 5 different steps. In the last fifth step, that was selection and screening of recombinant host cell, उसमें हमने फाइनली मार्कर जीन का यूज़ करके रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को सेपरेट किया और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को रिमूव किया. नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फिफ्थ स्टेप हमारे पास में अब रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल है जिसमें हमने डिजायर्ड जीन ट्रांसफ़र किया. और देखिए, जीन ट्रांसफ़र का कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई एम होता है. हो सकता है हमने जो जीन ट्रांसफ़र किया वो जीन हो जिससे हम लार्ज स्केल पर उसको कल्चर करके और उससे कोई मेडिसिन या कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करें. जैसे ह्यूमन का इंसुलिन जीन हमने बैक्टीरिया में ऐड किया, अब फिर बैक्टीरिया से हम लार्ज स्केल पर इंसुलिन ऑब्टेन कर रहे हैं विच इज़ बीइंग यूज्ड एज ए मेडिसिन. तो ऐसे ही कोई ना कोई पर्पस होता है. तो जब हमने जीन ट्रांसफ़र कर लिया समहाउ और उसका सिलेक्शन स्क्रीनिंग करके रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल भी आ गई, तो अब उसके बाद हमारा आखिरी काम बचता है द सिक्स्थ स्टेप, दैट कि जो रिकॉम्बिनेंट सेल हमने मिली है अब हम उसको कल्चर करके उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे. सबसे पहले क्योंकि वो सेल बहुत कम होती है तो हम उसका नंबर बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, उसके लिए हम कल्चर करेंगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी. ठीक है. दूसरा, हम यहाँ पर ये भी चेक करेंगे कि जो जीन हमने ट्रांसफ़र किया वो एक्सप्रेस भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो हम अपना डिजायर्ड जीन सेल में पहुँचा दिया है, हम चेक करेंगे वो एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एक्सप्रेशन चेक कैसे होगा? वो जीन सेल में गया है, वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा तो प्रोटीन बनाएगा. अब वो प्रोटीन यूजुअली सेल के काम का नहीं होता है क्योंकि वो जीन सेल का ही नहीं होता, किसी और का जीन ट्रांसफ़र किया है. तो नॉर्मली वो सेल क्या करती हैं, मैक्सिमम टाइम में उस प्रोटीन को बनता ज़रूर है, बस सेल उस प्रोटीन को सेल से बाहर रिलीज़ कर देती है, एक तरह से सिक्रीट या एक्सक्रीट कर देती है. तो हमें हमारे डिजायर्ड जीन का प्रोडक्ट वो सेल जो हम कल्चर कर रहे हैं उसके सराउंडिंग मीडियम में मिलेगी. तो अगर मीडियम में प्रोडक्ट मिल रहा है, कभी कभी सेल रिलीज़ नहीं करती तो सेल के अंदर ही रहता है, तो हम प्रोडक्ट तब भी निकाल सकते हैं. तो अगर प्रोडक्ट बन रहा है, मिल रहा है, इसका मतलब हमारा डिजायर्ड जीन काम कर रहा है. तो एक तो हम उसका एक्सप्रेशन चेक करेंगे कि इट इज़ वर्किंग और नॉट. अगर यहाँ प्रोटीन नहीं बन रहा है मीन्स भले ही आपने जीन ट्रांसफ़र कर दिया बट एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो आपका जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है. एक्सप्रेस होना मस्ट है. ठीक है. एक्सप्रेस होने के बाद हम अब उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं. क्या हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएं? अभी हम सिर्फ टेस्ट ट्यूब में काम कर रहे हैं, लैब में छोटे से टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कल्चर मीडियम लेकर. अब इसका लेवल बढ़ाएंगे, बड़े बड़े कंटेनर में कल्चर करेंगे और इतने बड़े लेवल पर फाइनली ले जाएंगे जहाँ की एक इंडस्ट्री लाइक प्रोडक्शन हो सके नॉन स्टॉप, और उससे इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो कि उसको हम सारे ह्यूमन के लिए मार्केट में रिलीज़ कर सकें, चाहे वो मेडिसिन हो, फूड हो, जो भी हो. तो ये जो हमारा आखिरी काम होता है, अब इसको लार्ज स्केल पर ले जाना और एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना और एक प्रॉपर वे में प्रोडक्शन शुरू करना. ठीक है. ये हमारी लास्ट स्टेप होती है, ऑब्टेनिंग डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट एट लार्ज स्केल. हमें एनसीईआरटी में ये पेज नंबर 203 एंड 204 पर मिलेगा. इस जगह पर अभी हम बताएंगे भी. तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे और उसके लिए क्या क्या करना होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे. ये जो प्रोसेस है लार्ज स्केल वाला, मोर और लेस और भी इंडस्ट्री में एक जैसा होता है. ठीक है. द डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल. अब ये डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल में एंड प्रोड्यूसेस प्रोटीन. अब इस रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल का एनसीईआरटी ने एक नाम लिखा है, मैं आपको बताऊंगा. अब इसे हेटेरोलोगस होस्ट. हेटेरोलोगस होस्ट का मतलब वो होस्ट सेल है जिसमें किसी और का जीन ट्रांसफर किया है. मतलब रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल का ही दूसरा नाम है हेटेरोलोगस होस्ट. याद रखना, एनसीईआरटी पढ़ते समय वर्ड आता है, फिर कई लोग कंफ्यूज होते हैं. ठीक है. और ये जीन एक्सप्रेस होता है एंड इट प्रोड्यूसेस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. जो हमारा डिजायर्ड जीन है उससे जो प्रोटीन बन रहा है उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे. ठीक है. नाउ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल आर वेरी लेस इन अमाउंट. दूसरी चीज मैंने क्या बताई, पहला तो वो एक्सप्रेशन के एक्सप्रेस हो रहा है नहीं हो रहा वो देखेंगे. अब ये जो सेल है ये बहुत कम अमाउंट में होती हैं. दीज आर वेरी लेस इन अमाउंट, सो इट्स अमाउंट विल बी इंक्रीज बाय कल्चरिंग देम ऑन लार्ज स्केल. ठीक है. अब इसको लार्ज स्केल पर कल्चर करेंगे और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे. ठीक है. और अल्टीमेटली हम एक इंडस्ट्रियल लेवल की प्रोडक्शन बनाएंगे, जैसा कि नॉर्मल टेक्नोलॉजी में या इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री लगाते हैं, बिल्कुल वैसे. देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो जब तक वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस नहीं होती तब तक वो कॉमन पीपल के लिए यूजफुल ही नहीं है. आपने कोई इन्वेंशन किया, कोई भी नई चीज़ बनाई, तो आपको अल्टीमेटली उसको कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस करनी है, तब जाकर के आपकी वो टेक्निक, आपका वो गैजेट, आपका वो प्रोडक्ट
सभी लोग यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज हम अकेले लेके बैठे ना, उसका कुछ नहीं होगा। तो एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पूरी, इन्वेंशन अपनी जगह है, इन्वेंशन के बाद उसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना एक अलग काम है, और ये हर इंडस्ट्री में होता है। देखो कोई भी नई चीज बनती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, चाहे कुछ भी हो, तो इन्वेंशन तो साइंटिस्ट करता है, टेक्नीशियन करता है, तो वो तो अपनी लैब में काम कर रहा है। तो हर इन्वेंशन लैब में ही होता है, ठीक है। लैब में छोटे से लेवल पर वो बना के देखता है और कंफर्म करता है कि हाँ ठीक बनाइए। तो हमेशा टेक्नोलॉजी की शुरुआत लेबोरेटरी से होती है। हम भी अभी तक जो काम कर रहे थे वो लैब लेवल पे ही था। टेस्ट ट्यूब में सेल जीन निकाला, उसको आरडीएनए बनाया, ट्रांसफर किया। अब उसके बाद हमारा जब ये काम हो गया, लैब पर सक्सेसफुल है, तो हम इसको बड़े लेवल पर ले जाते हैं और लार्ज स्केल प्रोडक्शन की सोचते हैं। तो वो कैसे होती है, उस पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑलवेज डेवलप्स एट 3 लेवल, और ये लेवल जो है हर इंडस्ट्रीज में हर तरह के प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। पहला लेवल होता है लेबोरेटरी लेवल, हमेशा चीज़ पहले लेबोरेटरी में डेवलप होती है, यहाँ टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। फिर उसके बाद पायलट प्लांट लेवल। अब देखो लैब में तो हमने इन्वेंशन किया, कोई नई चीज़ बनाई, हमारे इस टेक्निक के हिसाब से हमने जीन ट्रांसफ़र किया। अब लैब में हमारा सारा काम हो गया, ये जो हम एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, हमें लग रहा है सब कुछ ठीक है। तो अब हम ऐसा नहीं कि लैब से सीधी एक बड़ी इंडस्ट्री लगा देंगे, एकदम इतने छोटे लेवल से एकदम बड़े लेवल पर नहीं जाते, क्योंकि जब आप बड़े लेवल पर ले जाते हो तो बहुत सी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी आपको, जो लैब में नहीं लेकिन बड़े लेवल पर ध्यान रखनी पड़ती है, तभी ढंग से प्रोडक्शन होगा। और ऐसे में अगर आप बिल्कुल लैब से सीधी इंडस्ट्री लगा देते हो तो आपके फेलियर के चांस बढ़ेंगे। इसलिए क्या करते हैं, एक बीच का लेवल और बनाते हैं जिसको बोलते हैं पायलट प्लांट लेवल। इसमें क्या है, थोड़ा एक बीच के लेवल पर लाते हैं और लैब से बड़ा और इंडस्ट्री से छोटा एक और पायलट प्रोजेक्ट बनाते हैं। वहाँ हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वहाँ प्रोडक्शन करके देखते हैं, ठीक है, और वहाँ सब कुछ ठीक होता है तो आगे बढ़ते हैं। पायलट प्लांट लेवल इंडस्ट्री का ही छोटा रूप होता है, एक्सपेरिमेंटल बेस पे लगता है, ताकि हम पहले चेक कर लें कि अगर हम इतने बड़े लेवल पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो कहीं फेलियर ना हो जाए। इंडस्ट्रीज में आने वाली सारी दिक्कतें आपको पायलट प्लांट में दिख जाएंगी। अगर आप उनको रिमूव कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो फिर आप इंडस्ट्री के लिए हैं जा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं जाए। पायलट प्लांट हमें ये बता देता है कि इंडस्ट्री लेवल पर आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, प्रोडक्शन होगा नहीं होगा। और ये अच्छी बात है, ताकि आपका जो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है, खूब पैसे लगते हैं, और अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो सब वेस्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ें बचती हैं अगर हम पायलट प्लांट लगाते हैं। पायलट प्लांट पर सब कुछ चीज़ें इंटरमीडिएट लेवल पर चेक की जाएंगी, यहाँ सब कुछ ओके होगा तो फिर हम इंडस्ट्री पर रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज नहीं। और फिर लास्ट में आता है इंडस्ट्रियल लेवल, जहाँ फाइनली एक इंडस्ट्री सेटअप होता है और एक रेगुलर बेस पर प्रोडक्शन, और वो प्रोडक्ट सबके लिए बनता है, सबके लिए फिर सभी इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीका है किस तरह से हम लैब से निकलकर इंडस्ट्री तक जाएं, ठीक है। ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कहलाती है, जो 3 लेवल पे डेवलप होती है। तीनों लेवल का हम थोड़ा सा डिस्कशन लेंगे, क्या क्या होता है अपनी इस टेक्निक के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लेबोरेटरी लेवल की। लेबोरेटरी लेवल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का फर्स्ट लेवल प्राइमरी लेवल कहा जाता है। इट इज़ द फर्स्ट लेवल और प्राइमरी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, इन्वेंशन है एक तरह से, ठीक है। सो एट दिस लेवल देखिए यहाँ क्या क्या होता है। अगर हम बात करें तो फंडामेंटल टेक्निक इज डेवलप्ड, फंडामेंटल टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड। तो एक जो बेसिक टेक्निक है वो इस लेवल पे डेवलप होती है। अब हम अपनी टेक्निक से इसको कोरिलेट करें तो हमें तो यहाँ डिजायर्ड जीन निकाल के ट्रांसफर करना था, तो डिजायर्ड जीन निकाला, वेक्टर सेलेक्ट किया, दोनों को जोड़ के आरडीएनए बनाया, होस्ट सेल में ट्रांसफर किया, उनका सिलेक्शन, स्क्रीनिंग, ये जो सारा काम था वो सब का सब लैब लेवल पर हो रहा था, हम जो अभी तक कर रहे थे, ठीक है। तो डिजायर्ड जीन इज ट्रांसफर्ड इन होस्ट सेल, ये जो है ये लेबोरेटरी लेवल पर किया, ठीक है। तो बेसिक टेक्निक यही डेवलप होती है। यहाँ मेन एम टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, प्रोडक्शन नहीं है। हम एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें और उसको चेक कर लें, ये मेन एम है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन आगे की बात है, ठीक है। यहाँ देखो और क्या क्या होता है। एट दिस लेवल सेल्स आर कल्चर्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ मीडियम टेकन इन ग्लासवेयर्स। लैब के जो ग्लासवेयर्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं, बीकर, फ्लास्क, उनमें थोड़ा सा मीडियम ले लेते हैं, कल्चर मीडियम, और उन्हीं में सेल को ग्रो करते हैं और वही सारा काम करते हैं। तो यहाँ जो सेल का कल्चर बहुत थोड़े से लेवल पर ग्लासवेयर्स में लिए गए थोड़े से मीडियम में किया जाता है। तो बड़ा छोटा लेवल है, क्योंकि मेन एम यहाँ प्रोडक्शन नहीं है,
डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मेन एम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने लैब लेवल पर काम करके जीन ट्रांसफर करके होस्ट सेल तैयार कर दी, और हमने टेस्ट ट्यूब में हम कल्चर में देख भी रहे हैं कि हमारा प्रोटीन भी बन रहा है। तो एक तरह से हमने सारा काम कर दिया। अब हमें आइडियली आगे के लेवल पर रिकमेंड करना है, और वो आता है पायलट प्लांट लेवल। अब जब पायलट प्लांट लेवल पर जब रिकमेंड करके दिया जाता है तो हम पायलट प्लांट वाले को कहते हैं कि भैया ये हमने एक सेल बनाई है, ये एक जीन ट्रांसफर करके एक ट्रांसजेनिक सेल तैयार की है, अब आप इसका प्रोडक्शन करके देखो ये कितना अच्छे से प्रोडक्शन कर पा रही है। तो पायलट प्लांट में तो सिर्फ प्रोडक्शन चेक करना है, जीन ट्रांसफर हो चुका है, वो तो हुआ लैब लेवल पर। अब पायलट प्लांट पर जब आगे रिकमेंड करते हैं तो हमें उसको ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी ये सेल ग्रो कैसे होगी, कल्चर कैसे होगी। आप एक बात ध्यान रख लें कि कल्चर जो है हर सेल का अलग अलग तरीके से होता है, हर सेल का अपना कल्चर मीडियम है, कॉमन बहुत कम होता है, सबकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट। तो हमारी होस्ट सेल बेस्ट वे में किस तरह से ग्रो होगी, कल्चर होगी, कौन सा मीडियम सूटेबल है, कौन से और पैरामीटर सही रखने, क्योंकि आर्टिफिशियल कंडीशन होता है तो बहुत सारी कंडीशन सही रखनी पड़ती, तब जाके सेल ग्रो करती टेस्ट ट्यूब में। तो वो सारे ग्रोथ पैरामीटर्स, कल्चर कैसे करना, उसका पूरा प्रोसीजर भी हमें लैब लेवल पर पहले डिसाइड करना पड़ता है। तब जब हम पायलट प्लांट वाले को देते हैं तो साफ कह के देते हैं कि भैया ये तो सेल है और इसको ऐसे ऐसे ग्रो करना है, ये आप ध्यान रखो। तो यहीं पर वो चार पैरामीटर डिसाइड होंगे। तो एक काम और होता है कि एट दिस लेवल ऑल द ग्रोथ कंडीशन नेसेसरी फॉर द कल्चर ऑफ सेल्स आर आल्सो डिटरमाइंड। जैसे टाइप ऑफ मीडियम, कि कौन से टाइप का कल्चर मीडियम लोगे ग्रो करने के लिए। कल्चर मीडियम भी बहुत तरह के होते हैं, आगे टिश्यू कल्चर में भी आता है, बट बेसिक चीज़ें ध्यान रखो कल्चर के बारे में। इसके बाद आपको ग्रो करते समय टेम्परेचर कितना रखना है, मीडियम का पीएच कितना होना चाहिए, इसी तरह से ऑक्सीजन कितनी होगी, O2 अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं ये पैरामीटर कल्चर के लिए बड़े ज़रूरी हैं। तो लेबोरेटरी लेवल पर ही पहले तो हम डिजायर्ड जीन निकाल करके जीन ट्रांसफ़र करेंगे, सिलेक्शन स्क्रीनिंग सब करेंगे टेस्ट ट्यूब में थोड़े से मीडियम पर। उसके बाद फाइनली फिर हमारी जब वो रिकॉम्बिनेंट सेल सेलेक्ट हो जाएगी, अब हम वो कैसे बेस्ट वे में ग्रो करती है वो पैरामीटर भी डिसाइड करेंगे। और ये सब पैरामीटर के भी इतनी ऑक्सीजन रखनी है, ये टेम्परेचर, इतना पीएच होना चाहिए, ये वाला मीडियम लेना है, इस तरह से। और ये सब होने के बाद फिर इसको हम नेक्स्ट लेवल पायलट प्लांट लेवल पर रिकमेंड करते हैं। वहाँ फिर आगे इससे बड़े लेवल पर अब कल्चर करके ग्रो करके प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाएगा। तो लैब लेवल के बाद हमारा जो सेकेंड लेवल आता है पायलट प्लांट लेवल, ये हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का इंटरमीडिएट लेवल होता है, बीच का लेवल है। ठीक है, यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ कोई जीन ट्रांसफर नहीं है। एट दिस लेवल सेल्स आर कल्चर्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ मीडियम। ठीक है, यहाँ पर जो है सेल काफी अच्छे खासे क्वांटिटी में जो मीडियम लिया है उसमें ग्रो करेंगे। एंड ग्लासवेयर्स आर रिप्लेस्ड बाय लार्ज मेटेलिक कंटेनर नोन एज बायोरिएक्टर। अब यहाँ पर छोटी छोटी वो टेस्ट ट्यूब में काम नहीं होगा, वो ग्लासवेयर हटाएंगे, उसकी जगह स्टील के बने हुए बड़े बड़े कंटेनर लेंगे और उन कंटेनर को कहा जाता है बायोरिएक्टर। ये स्पेशली डिजाइंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इनमें कल्चर कैसे किया जाए या बेस्ट कैसे किया जाए उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। बायोरिएक्टर केवल एक कंटेनर मात्र नहीं है, ठीक है, ये बड़े बड़े होते हैं। इनके अंदर कल्चर मीडियम रखने की जो कैपेसिटी है 100 लीटर से 1000 लीटर और भी बड़े हो सकते हैं। और इसके अंदर टेस्ट ट्यूब से बढ़िया कल्चर होता है क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर हम एडजस्ट कर सकते हैं। आपने टेस्ट ट्यूब में मीडियम लिया, सेल डाल दिया, अब आपको टेम्परेचर कम ज़्यादा करना, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर कम करना है, ज़्यादा करना है, पीएच बढ़ानी है, घटानी है, एरिएशन, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना, इस तरह के जितने ग्रोथ कंडीशंस हैं उन सबको आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। और बिल्कुल डिजिटल डिस्प्ले के साथ आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स वे में आते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ किया जाएगा और अच्छे खासे मीडियम में मिनिमम 100 लीटर से लेकर 1000 लीटर तक के बड़े कंटेनर में हम उन सेल को ग्रो करते हैं। अब हम यहाँ ग्रो करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारी सेल जो टेस्ट ट्यूब में ग्रो हो रही थी क्या इस कंटेनर में ग्रो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अगर ग्रो ही नहीं हो पा रही है तो और कुछ एफर्ट करते हैं, नहीं हो रही तो यहीं ख़त्म होगी एक्सपेरिमेंट। अगर वो ग्रो कर पा रही तो देखते हैं कि क्या रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, किस तरह से ग्रो हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये ग्रो होते हुए वो डिजायर्ड जीन एक्सप्रेस होकर प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो भी बेकार है, प्रोडक्ट बन रहा है तो फिर हम देखते हैं कि किस क्वांटिटी में बन रहा है। तो यहाँ हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि इंडस्ट्री में जब इसको ग्रो करेंगे तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी। पता चला कि प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा तो भी हम इंडस्ट्री न लगाएं।
ठीक है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड होगी कि कितना हमारा रॉ मटेरियल लग रहा है कल्चर मीडियम में और कितना प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक होगी, क्वालिटी कंट्रोल, कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्वालिटी वाइज भी बढ़िया होना चाहिए, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होगी। ठीक है, ये सारे काम और भी इंडस्ट्रियल लेवल पर जो भी हर्डल्स आएंगे वो सब आपको यहीं दिखने लग जाए। अगर आप इनको पैरामीटर्स वगैरह को एडजस्ट करके ये सब चीज़ें सही कर पाए और पायलट प्लांट लेवल पर ढंग से प्रोडक्शन होने लग गया, तब हम इंडस्ट्री के लिए मानते हैं, इसको आगे रिकमेंड करते हैं। और नहीं तो इसको वापस लैब लेवल में भेज दिया जाता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए, ये काम नहीं कर रहा। तो पायलट प्लांट लेवल हमारे इंडस्ट्रियल फेलियर को बचा लेता है। ठीक है, तो यहाँ बायोरिएक्टर में सारा का सारा कल्चर होगा और एट दिस लेवल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिटरमाइंड। क्वालिटी भी डिटरमाइन करेंगे, कॉस्ट भी डिटरमाइन करेंगे, बायोरिएक्टर में लार्ज स्केल पर उसको कल्चर करेंगे। समझ गए? ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी सक्सेसफुल हो पाएगी इंडस्ट्री में वो पता चलता है। यहाँ सारा काम बायोरिएक्टर में होता है और जब यहाँ सब कुछ ठीक होता है तो फिर अगला लेवल आता है इंडस्ट्रियल लेवल। तो ये एक मिनी इंडस्ट्री है एक तरह से, और इंडस्ट्रियल लेवल में कुछ नहीं करना, जो पायलट प्लांट है आपका उसी में उसके साइज एनलार्ज कर लो, थोड़ा और बड़ा कर लो तो वो इंडस्ट्री बन जाती है। जैसे मान लो यहाँ 100 लीटर 1000 लीटर का बायोरिएक्टर लिया है, तो अब वहाँ इंडस्ट्री में और बड़े बायोरिएक्टर ले लो 10,000 लीटर, तो बड़े बड़े बायोरिएक्टर, खूब सारा मीडियम, और उसमें फिर अब सेल को ग्रो करें। क्योंकि अब बायोरिएक्टर में कैसे ग्रो करना है यहाँ हमने सीख लिया, जो एडजस्टमेंट करना था यहाँ कर लिया। अब इंडस्ट्री में केवल अब हम उसको कल्चर करेंगे, ग्रो करेंगे, प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे और उस प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे, उसको यूज करेंगे। तो इंडस्ट्रियल सेटअप होता है। ठीक है, एट दिस लेवल सेल्स आर कल्चर्ड इन वेरी लार्ज साइज्ड बायोरिएक्टर। ठीक है, बहुत बड़े बड़े साइज के बायोरिएक्टर में इसको कल्चर करते हैं एंड अ परमानेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज एस्टैब्लिश्ड। कि एक परमानेंट इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री परमानेंटली लग जाती और अब उसमें लगातार प्रोडक्शन होने लग जाता है। ठीक है, तो इस लेवल पे तो कुछ नहीं है, केवल हमें पायलट प्लांट को एनलार्ज करना है। ठीक है, और प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। प्रोडक्शन शुरू होने के साथ ही बायोटेक का हमारा ये प्रोसीजर वाला पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे की चीज़ें दूसरी रहती हैं फिर बात की, लेकिन हमारा काम यहाँ आकर खत्म होता है कि हमने एक डिजायर्ड जीन को सेल से निकाला और उसमें जीन ट्रांसफर करके उसको होस्ट सेल में पहुँचाया, फिर उन होस्ट सेल को ग्रो करते करते अल्टीमेटली इंडस्ट्री के एक बड़े लेवल तक लाए और वहाँ अब हमारे उस जीन का प्रोडक्शन, उसके प्रोटीन प्रोडक्ट का बनने का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से इंडस्ट्रियल लेवल पर आकर हमारा काम खत्म होता है। देखिए, लैब से निकलने के बाद चाहे वो पायलट प्लांट हो चाहे वो इंडस्ट्री हो, यहाँ पर आप देखो एक नई चीज़ जो आई वो आया बायोरिएक्टर। अभी तक सारा काम टेस्ट ट्यूब में होता रहता था, अब हम बायोरिएक्टर में करते हैं। यहाँ थोड़े छोटे होंगे, यहाँ थोड़े और बड़े होंगे। ये बायोरिएक्टर क्या है और कैसे काम करते हैं, कितने कितने तरह के होते हैं, हमें एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत डिस्कशन बायोरिएक्टर का भी दिया है। ठीक है, तो बायोरिएक्टर को भी हम थोड़ा और समझ लें कि बायोरिएक्टर क्या चीज़ होते हैं। वैसे ये पूरी तरह से टिश्यू कल्चर टेक्निक जो टेस्ट ट्यूब कल्चर होता है उसी पर बेस्ड है, बस टेस्ट ट्यूब की जगह ये कंटेनर बड़ा हो जाता है, तो क्वांटिटी सब कुछ लार्ज स्केल पर होती है। ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल या बायोरिएक्टर का भी समझें। बायोरिएक्टर क्या है? तो दीज आर लार्ज मेटेलिक कंटेनर जिनकी मीडियम कैरी करने की कैपेसिटी 100 लीटर और कई बार इससे ज़्यादा भी होगी। मिनिमम 100 लीटर 1000 लीटर से शुरू होते हैं और बड़े बड़े हो सकते हैं, और ये मेटल के बने हुए, स्टील के बने हुए बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। ठीक है, एंड इट कैन प्रोवाइड ऑल असेंशियल ग्रोथ कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्चर ऑफ सेल। सेल के कल्चर के लिए जो भी जरूरी ग्रोथ कंडीशंस हैं वो ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। इनको बनाया इसी तरह से गया, मैंने जैसा कहा, इसके अंदर टेम्परेचर सेट करने का अरेंजमेंट है, इसमें आप एरिएशन कम ज़्यादा कर सकते हो, इसमें पीएच सेट कर सकते हो, मीडियम को भरना निकालना, बहुत सारी चीज़ें। मतलब इतनी फैसिलिटी आपको टेस्ट ट्यूब में नहीं मिलेगी, इसीलिए टेस्ट ट्यूब से बेटर कल्चर है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है आप कम कर लो, पीएच चेंज करनी कर लो, तो इससे क्या है, आप अपने सेल को उसकी फेवरेबल बेस्ट कंडीशन दे सकते हो जिससे कि वो ग्रो करे। इसलिए बायोरिएक्टर में हमें प्रोडक्ट यील्ड ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली जो बायोरिएक्टर है, क्योंकि अब उसमें कल्चर होता है तो कल्चर मीडियम भी चाहिए। कल्चर मीडियम के बेस पर बायोरिएक्टर में दो कैटेगरी है। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ सिस्टम। ग्रोथ सिस्टम मतलब सेल जो उसमें ग्रो करेंगे, कल्चर करेंगे, वो दो तरह से। ये अब जो बात हो रही है ये नॉर्मल टिश्यू कल्चर की चीज़ें हैं। एक जनरल टिश्यू कल्चर भी जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ उसमें मिलेगी। ठीक है, जब भी देखो किसी चीज़ का कल्चर करते हैं तो ये बहुत कॉमन सी बात है, कल्चर दो तरह से हो सकता है, या तो सॉलिड मीडियम पे
या लिक्विड मीडियम पर। देखो कल्चर मीडियम होता है हमेशा दो तरह का। कल्चर मीडियम जो बनाया जाता है शुरू में लिक्विड ही बनता है कि डिस्टिल वाटर के अंदर सारे न्यूट्रिएंट मिला करके डिजोल्व करके कल्चर मीडियम बना लेते हैं, तो ये लिक्विड मीडियम। अगर आपको सॉलिड मीडियम चाहिए तो कुछ नहीं करना, इसमें अगार और डाल दो। अगार एल्गी से जो मिलता है, जैसे हम इसमें अगार डालते हैं तो अगार जेली की तरह सॉलिड होकर जम जाता है, सेमी सॉलिड सा सॉफ्ट मटेरियल, तो सॉलिड मीडियम हो जाता है। तो सेल का कल्चर लिक्विड मीडियम में भी होता है, सेल का कल्चर सॉलिड मीडियम में भी होता है। जैसे नॉर्मली हर कल्चर में दो तरह के मीडियम है, तो यहाँ बायोरिएक्टर में भी आप दो तरह के ग्रोथ सिस्टम रख सकते हो। एक कहलाएगा सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम और दूसरा होगा सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, नाम से लग रहा है सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम में सॉलिड मीडियम काम आता है, सस्पेंडेड में लिक्विड मीडियम काम आएगा। इन दोनों कल्चर मीडियम का एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये जनरल नॉलेज की चीज है जो हर जगह जहां कल्चर आएगा वहां काम आती है। ठीक है, जब आप किसी चीज को सॉलिड मीडियम पे ग्रो करते हो, ठीक है, तो एक सॉलिड सरफेस बन जाती है और सेल उस सरफेस पे ग्रो होती है, अंदर नहीं घुस जाती, सॉलिड होता है। और लिक्विड मीडियम में कल्चर करोगे तो सेल पानी की तरह अंदर डूब जाती है, सस्पेंडेड, तो वो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। वो तो एक एक्वेटिक सिस्टम हो गया, उसके अंदर सेल डूब गई और अंदर ही अंदर वो ग्रो कर रही। इन दोनों में डिफरेंस रहता है, दोनों ही काम आते हैं, दोनों के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, लेकिन काम दोनों ही आते हैं। थोड़ा सा अगर इनका कंपैरिजन देखें हम, सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, तो सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम में सेल्स आर कल्चर्ड इन सॉलिड मीडियम और सस्पेंडेड में सेल्स आर कल्चर्ड इन लिक्विड मीडियम। ठीक है, जैसे अगर मैं टेस्ट ट्यूब लेवल पर बताना चाहूँ तो टेस्ट ट्यूब लेवल पर कैसे होता है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब बनाई हमने और इस तरह से इसमें कॉटन प्लग लगता है, आपने कभी डायग्राम देखा हो। अब इनके अंदर जो है सॉलिड मीडियम इस तरह से लिया जाता है, थोड़ा सा स्लांट के फॉर्म में सॉलिड मीडियम लेते हैं और ये पूरा का पूरा जो है इस तरह का सॉलिड कंटेंट होता है, ऐसे ये सॉलिड मीडियम। ठीक है, अब इसमें जब सेल ग्रो होती हैं तो वो इस तरह से यहाँ ऊपर की तरफ ग्रो होंगी और सेल हमेशा मास में दिखाई देगी, कैलस भी कहते हैं इसको। ठीक है, लिक्विड में अगर हम कल्चर करते हैं तो लिक्विड कल्चर जो होता है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड कल्चर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपली जैसे वाटर फील्ड होता है उस तरह से लिक्विड कल्चर इसमें फील्ड, ये लिक्विड कल्चर हो गया। इसके अंदर जो सेल रहेगी वो सेल अंदर बिखरी हुई रहेंगी और सस्पेंडेड रहेंगी, जैसे एक एक्वेटिक सिस्टम में वाटर बॉडी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उस तरह से। तो सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। अब देखो दोनों के फायदे नुकसान क्या है। जब आप सॉलिड सरफेस पर ग्रो करते हो तो सेल देखो बिल्कुल बाहर ऊपर है और ये कॉटन प्लग है, इससे एरिएशन आराम से होता है। ठीक है, तो यहाँ एरिएशन की दिक्कत नहीं आती और सॉलिड मीडियम है, ये पोरस होता है तो एयर आराम से निकल भी जाती है, आ भी जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से रख लो। लेकिन लिक्विड मीडियम में जब आप ग्रो करोगे तो पानी के अंदर डूबी हुई सेल है। अब ये जो सेल अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेगी, तो ये वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको यूज करती है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड होती है, तो सेल जो है अंदर रहती है और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करती है। अब वो ऑक्सीजन लिमिटेड होती है, वो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। ठीक है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन फिर डिजॉल्व होनी चाहिए। अगर आपने इसको भर के रख दिया बस ऐसे कैसे, तो ये ध्यान रखना, एक स्टैटिक वाटर जो हिलता डुलता नहीं, बिल्कुल एक जगह स्थिर है, उसके अंदर ऐसे ही ऑक्सीजन ऐड नहीं होती, तो इसके अंदर ऑक्सीजन कम होने लग जाएगी, एनेरोबिक कंडीशन हो जाएगी और सेल की डेथ होने लग जाती है। और इसीलिए आप देखिए इसमें एनेरोबिक कंडीशन होगी, सेल की डेथ हो जाएगी, यहाँ एरिएशन जरूरी है। और एरिएशन कैसे रखें, आप जैसे देखो नॉर्मली एक वाटर बॉडी भी होता है, ये आप जैसे फिश का एक्वेरियम देखिए तो आपने देखा होगा एक्वेरियम के अंदर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें से एयर बबल निकलते रहते हैं, उसको कहते हैं एरिएटर। वो बाहर से फ्रेश एयर अंदर पंप करता है ताकि वाटर में एरिएशन रहे, तभी वो फिश जो है, फिश भी तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करती है, तो वो फिश जिंदा तभी रहती है। आप उस एरिएटर को बंद कर दो, फिश मर जाएगी कुछ देर में। ठीक है, जितना उसमें ऑक्सीजन है उतना चलेगा, फिर मर जाएगी। कभी भी देखिए जो स्टैटिक वाटर है, कहीं कहीं पानी भरा हुआ है, आपने ग्लास में रख लिया, कहीं भी रख लो, बिना हिले डुले पानी अगर भरा हुआ है तो उसके अंदर माइक्रोब्स तो होते ही होते हैं, तो वो सारी ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, वहाँ एनेरोबिक कंडीशन हो जाती है। और जब एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो फाउल स्मेलिंग, बैड स्मेलिंग आती है, तो बदबू आने लगती है। ठीक है, नेचुरल वाटर बॉडी में क्या होता है, पानी हिलता रहता है, नदियों में बह रहा है पानी, तो ऑक्सीजन खुद ब खुद ऐड होती है। जब पानी मूव करता है
तो ऑक्सीजन ऐड होती है, स्टैटिक वाटर में नहीं होती। अब अगर आप लिक्विड मीडियम भर के रख देंगे तो इसमें तो ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी। इसलिए जब भी लिक्विड मीडियम में कल्चर करते हैं तो एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है जो सॉलिड मीडियम में नहीं करना पड़ता, कि अब यहाँ इस लिक्विड मीडियम को लगातार रोटेट या स्टीरिंग की जाएगी, हिलाते रहेंगे। अब टेस्ट ट्यूब तो छोटा कंटेनर है, तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो इस तरह से रोटेट होता है, उसमें टेस्ट ट्यूब को फिक्स कर देते हैं, तो उस टेस्ट ट्यूब भी उसके साथ साथ ही घूमती है, और जब टेस्ट ट्यूब रोटेट होती है तो अंदर का मीडियम भी रोटेट होता है और ऑक्सीजन ऐड होती रहती है। तो आपको एरिएशन के लिए कंटिन्यूअस स्टीरिंग करनी पड़ेगी, वो स्टीरिंग सॉलिड मीडियम में नहीं चाहिए। अब स्टीरिंग वो इलेक्ट्रिक बेस पर ही होगी तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इसलिए सॉलिड मीडियम से लिक्विड मीडियम में कल्चर का एक्सपेंडिचर ज़्यादा आता है, उसको लगातार घुमाना पड़ेगा। लेकिन जब आप लगातार रोटेट करते हो तो एक बेनिफिट भी हो गया। अब बातें ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को, ठीक है। बेनिफिट क्या हुआ कि जब लगातार रोटेट करोगे तो कल्चर मीडियम के अंदर जो न्यूट्रिएंट हमने डाले वो अच्छे से मिक्स होते रहते हैं और सेल भी लगातार घूमती है। तो ऐसे में ध्यान रखना, न्यूट्रिएंट की मिक्सिंग अच्छी होती है, सेल की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। तो हमें लिक्विड मीडियम में भले ही ठीक है कि हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर रहता है, रोटेट करना है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट यील्ड ज़्यादा आती है। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा तो यील्ड भी बढ़ी, तो वो कंपनसेट हो जाता है। सॉलिड मीडियम में हम रोटेट नहीं करते, इसकी यील्ड उसके कंपैरिजन में कम आएगी, ठीक है। तो ये तो एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि सॉलिड मीडियम एडवांटेज है कि आपको स्टीयरिंग नहीं करनी है, कंटिन्यूअस स्टीयरिंग और एजिटेशन, उस रोटेशन को ही हिलाने को कहते हैं एजिटेशन, ये एनसीईआरटी का वर्ड है। स्टीयरिंग और एजिटेशन ऑफ मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एरिएशन, ठीक है, एंड स्टीयरिंग ऑफ मीडियम फॉर एरिएशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये एक तरह से लिक्विड मीडियम का माइनस पॉइंट है, इधर प्लस पॉइंट है कि आपको स्टीयरिंग नहीं करनी है, लेकिन उस माइनस पॉइंट के साथ एडवांटेज है वहाँ प्रोडक्ट यील्ड भी ज़्यादा आती है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ देखिए, बड़े बड़े इंडस्ट्री में जहाँ बायो रिएक्टर में हज़ार लीटर मीडियम लेंगे तो वहाँ तो आपको लिक्विड मीडियम ही प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड मीडियम के साथ ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। सॉलिड मीडियम इतने बड़े कंटेनर में भरना या उसको खाली करना बहुत मुश्किल है, और लिक्विड मीडियम होगा तो पाइपलाइन के थ्रू भेज देंगे, तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इसका इजी है। इंडस्ट्री में तो इसीलिए लिक्विड मीडियम ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि कम से कम उसका ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन ये मैनुअल काम जो है इजी हो जाता है। इसके अंदर तो फिलिंग और ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन इन इंडस्ट्री, और ये जो होता है ये इजी टू ट्रांसपोर्ट। तो ये एक इसका एडवांटेज है, इसका तो दोनों में प्लस माइनस पॉइंट है। और इंडस्ट्री में एज पर रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द सेल एंड प्रोडक्ट, दोनों में से कोई सा भी मीडियम काम आ सकता है। कुछ चीज़ें सॉलिड मीडियम पे ही बनती हैं, कुछ लिक्विड में ही बनती हैं, प्रेफरेंस जरूर लिक्विड की रहती है। बस लिक्विड मीडियम में जो बायो रिएक्टर होगा, बायो रिएक्टर में दोनों मीडियम काम आ सकते हैं, ठीक है। जो लिक्विड मीडियम वाला बायो रिएक्टर होगा उसके अंदर स्टीयरिंग के लिए भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल्चर के बेस पर ही जब हम बड़े कंटेनर या टेस्ट ट्यूब में भी कल्चर करते हैं तो दो तरह का ग्रोथ सिस्टम है। ये लिक्विड मीडियम सॉलिड मीडियम के बेस पर है, सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से हम कल्चर जो करते हैं, हमारा जो कल्चर मेथोडोलॉजी है वो भी दो तरह की होती है। बायो रिएक्टर में हम दो तरह से कल्चर कर सकते हैं। कल्चर करने का भी थोड़ा सा तरीका समझ लें कि इन बायो रिएक्टर हैव टू टाइप्स ऑफ कल्चर सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ कल्चर सिस्टम। कल्चर भी दो तरह से किया जाता है, वन इज बैच कल्चर, अनदर वन इज कंटिन्यूअस कल्चर, ठीक है। इंडस्ट्री में कल्चर का ये एक तरीका और आपको ध्यान रखना है। कल्चर करने के दो तरीके हैं, प्रोडक्शन दो तरह से किया जाता है, बैच वाइज बैच कल्चर एंड कंटिन्यूटी बेस्ड कल्चर। इसमें होता क्या है, जैसे बैच कल्चर में क्या होता है, हर बार एक नया बैच बनता है। बैच से क्या मतलब है, जैसे आपने एक कंटेनर, एक बायो रिएक्टर लिया, उसमें मीडियम भरा, जितना भी आता है जो भी कैपेसिटी, उसमें आपने सेल ऐड करी, उसको बंद किया, उसके सारे पैरामीटर सेट करे और रख दिया। अब वो सेल उसके अंदर ग्रो हो रही है, डिवाइड हो रही है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसी मीडियम में इकट्ठा होता रहता है। सेल बाहर भी निकाल देगी तो मीडियम में रहेगा। अब इतना सारा कल्चर मीडियम है कि सेल कई दिन तक आराम से ग्रो होती है, और सेल क्या करती है, मीडियम से न्यूट्रिएंट लेती है और प्रोडक्ट रिलीज करती रहती है। अब कई दिनों बाद ही सही उस मीडियम में न्यूट्रिएंट कम होने लगेंगे, न्यूट्रिएंट कम होंगे, सेल की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो एक वक्त आएगा जब न्यूट्रिएंट खत्म होने लगेंगे ऐसा, और सेल स्टार्वेशन से मर जाएगी। तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम बाद हमें उस कंटेनर में मीडियम बदलना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, पूरा कंटेनर खाली कर देते हैं। कंटेनर खाली किया, अच्छे से उसको साफ किया, फिर नया कल्चर मीडियम भरा, फिर से सेल ऐड करी, फिर कल्चर शुरू। अब ये दूसरा बैच हो गया, पहले वाला बैच का सारा कंटेंट निकाल लिया,
अब वो जो कंटेंट निकाला हमने उसमें से हम अपना प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अच्छा, उसमें सेल भी निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं इन सेल को अलग से भी मेंटेन करते हैं और हर बार नई सेल डालेंगे, क्योंकि वहाँ से आप सेल थोड़ी नहीं निकाल सकते, वापस प्रोडक्ट निकल आएगा। ठीक है, तो एवरी टाइम नए सिरे से कल्चर शुरू होगा, पूरा कंटेनर खाली करेंगे, दोबारा भरेंगे। तो ये जो है थोड़ा लेबोरियस काम है, ये बड़ा मैनुअल लेबोरियस काम है। इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट और लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है और बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, खाली करना भरने में कंटामिनेशन और हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसकी लेबर कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट ज़्यादा बनती है। और इसके अंदर लेकिन ये है कि आप सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम दोनों ले सकते हो, क्योंकि आपको पूरा खाली करना है फिर से भरना है। लेकिन जो कंटिन्यूस कल्चर होता है उसमें ऐसा नहीं है। यहाँ हमने थोड़ा सा अपनी लेबर बचाई। कैसे? हमने एक कंटेनर तैयार किया, उसमें एक इनलेट लगा दिया, एक आउटलेट लगा दिया। ठीक है, अब इनलेट से मीडियम भरा, सेल ऐड करी और कल्चर शुरू। जब हमें लगा कि अब न्यूट्रिएंट मीडियम में न्यूट्रिशन कम होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, आउटलेट से थोड़ा पुराना मीडियम ड्रेन आउट करेंगे, उसी समय साथ साथ में नया मीडियम ऐड कर देंगे। तो यहाँ आपको पूरा कंटेनर नहीं खाली करना है, यहाँ बार बार कंटेनर खाली नहीं होता। एक बार कंटेनर सेट करने के बाद ओपन ही नहीं करते, बार बार यहाँ सेल भी ऐड नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा पुराना मीडियम निकालते रहेंगे, थोड़ा नया ऐड करते रहेंगे और सेल अंदर मेंटेन रहती। थोड़ा जो पुराना निकाल रहे उसके साथ थोड़ी सेल बाहर भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अंदर डिवाइड भी तो हो रही है ना सेल, और वो जो कंटेंट बाहर आ रहा है उसके अंदर से हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये कंटिन्यूटी बेस्ड वाला काम है, ये थोड़ा इजी गोइंग है, लेबोरियस पार्ट कम है, लेकिन इसमें एक ही है कि बस इसमें आप सॉलिड मीडियम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पाइपलाइन से इनलेट से मीडियम डालना, आउटलेट से निकालना, तो लिक्विड मीडियम ही चलेगा। ठीक है, तो दो तरह के कल्चर सिस्टम होते हैं, दो तरह का कल्चर करने का तरीका, बैच कल्चर, कंटिन्यूस कल्चर। इन दिस सेल्स आर कल्चर्ड इन बैचेज ऑफ मीडियम एंड एवरी टाइम अ न्यू कल्चर इज स्टार्टेड। हर बार एक नया कल्चर स्टार्ट करेंगे और बैच वाइज बैच कल्चर करेंगे। ठीक है, एंड इन दिस बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम कैन बी यूज्ड, या मीडियम दोनों काम आएगा। ठीक है, कंटिन्यूस कल्चर में क्या है, इन दिस a continuous system is developed where fresh medium is added from one side and used medium is taken out from other side. ठीक है, and in culture, अब ये जो important line है मैंने NCERT की लिखी है, and in culture cells are maintained at their physiologically most active log or exponential phase of growth. अब आपको ग्रोथ का फेज थोड़ा आना चाहिए, सिग्मोइड कर्व सुना हो तो उसमें लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज आता है। लैग फेज इनिशियल धीरे धीरे बढ़ता है, लॉग को एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, यहाँ ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, और फिर कांस्टेंट हो जाता है स्टेशनरी फेज। तो जब आप इसमें लगातार फ्रेश मीडियम ऐड करेंगे टाइम टू टाइम, तो सेल अपने ग्रोथ की बेस्ट स्टेज में बनी रहेगी। फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव स्टेज कौन सी हुई, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, तो सेल अपने ग्रोथ की मोस्ट एक्टिव फेज में मेंटेन रहेगी, क्योंकि उसको बराबर नया मटेरियल मिल रहा है, तो सेल की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, प्रोडक्ट यील्ड ज़्यादा आएगी। ठीक है, लेकिन इसमें केवल लिक्विड मीडियम ही काम आएगा। ये मैंने एक आउटलाइन प्रोटोटाइप बनाया है इसका, ऐसा नहीं होता है, बायोरिएक्टर का तरीका अलग है, लेकिन मैंने आउटलाइन समझाने के लिए बनाया कि ये कंटेनर है, ये कल्चर मीडियम ले रखा सेल का कल्चर, ये इनलेट है जहाँ से फ्रेश मीडियम ऐड करते हैं, ये आउटलेट है जिससे यूज मीडियम निकालते हैं, और इस यूज मीडियम से हमें फाइनली डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये कंटिन्यूटी बेस्ड काम है, थोड़ा थोड़ा मीडियम निकालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा फिर करते रहेंगे, सेल भी अपने बिल्कुल एक्टिव स्टेज में रहेगी, प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। ऐसा सॉलिड मीडियम में नहीं होता। तो हमारे पास बायोरिएक्टर में कल्चर मीडियम भी दो तरह के ले सकते हैं, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। और कल्चर भी दो तरह से कर सकते हैं, बैच वाइज बैच कल्चर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बैच में ही बनती हैं आज भी। ठीक है, और कंटिन्यूस कल्चर भी कर सकते हैं। इंडस्ट्री में प्रेफरेंस कंटिन्यूस कल्चर को रहती है, थोड़ा वो इजी गोइंग होता है, कॉस्ट कम आती है, प्रोडक्ट यील्ड ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट दोनों में से कोई सा भी काम आ सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये बायोरिएक्टर के अंदर दोनों सिस्टम, बायोरिएक्टर कैसे क्या काम करता है क्या नहीं है वो ध्यान रखना है। हमें एनसीईआरटी में दो बायोरिएक्टर भी दिखा रखे हैं। नॉर्मली जो बायोरिएक्टर यूज होते हैं, ठीक है, कॉमनली स्टीयरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड। इसमें स्टीयरिंग टाइप का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर मीडियम को स्टीर करने की, रोटेट करने की फैसिलिटी होती है। क्योंकि हम इंडस्ट्री में ज्यादातर लिक्विड मीडियम काम में लेते हैं, तो कॉमनली स्टीयरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर काम में लेते हैं। और ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल स्टीर्ड टैंक टाइप, आपको बस नाम ध्यान रखना है, सिंपल स्टीर्ड,
और एक होता है स्पार्स्ड स्टीर्ड टैंक टाइप। ये दोनों के डायग्राम हमें एनसीईआरटी के पेज नंबर 204 पे दे रखे हैं, और बस केवल आपको डायग्राम बेस पर उसको आइडेंटिफाई भी करना, उसको पहचानना आना चाहिए। कोई ऐसा ड्रॉ करने का भी ऐसा कोई आज तक तो नहीं आया, लेकिन हाँ रिकॉग्नाइजेशन पर क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये हमारी प्रोसीजर की आखिरी स्टेप थी। किस तरह से हमने रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को सेपरेट करने के बाद पहले तो हमने हमारे डिजायर्ड जीन का एक्सप्रेशन चेक किया कि वो प्रोटीन बना रहा है कि नहीं, और उसके बाद फिर हम उसको छोटे लेवल लैब लेवल से निकाल कर पायलट प्लांट से इंडस्ट्रियल लेवल पर लाए, और कैसे बायोरिएक्टर में चीज़ें ग्रो की जाती हैं वो हमने बताया। तो इस स्टेप के बाद एक तरह से हमने इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर दी, और एक इंडस्ट्रियल लेवल पर अब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन शुरू हो गया, और यहीं आकर के हमारा प्रोसीजर ख़त्म होता है। कुल मिलाकर इस प्रोसीजर की 6 स्टेप रही टोटल। ठीक है, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन एंड वेक्टर, उसके बाद में एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन एंड वेक्टर बाय पीसीआर, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट, एंड देन ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट एट लार्ज स्केल। टोटल 6 स्टेप। एनसीईआरटी में मैंने अब तक की 5 स्टेप की मार्किंग भी करवाई है कि कौन कौन से पैराग्राफ को किस किस स्टेप के साथ पढ़ना है। अब हम 6th और लास्ट स्टेप को भी देख लें, और ये बायोरिएक्टर भी हमें वहीं मिलेंगे। तो एनसीईआरटी पर चलते हैं। एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर 203, 204 जो लास्ट 2 पेज है वहीं पर मिलेंगे। पेज नंबर 203 का जो ये बॉटम वाला सेगमेंट है, ये ऊपर वाला पार्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट एट लार्ज स्केल। ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये चीज़ें दे रखी जो हमने 6th स्टेप पढ़ी, ये पूरी 6th स्टेप। आप इसको पढ़ोगे, साफ लिखा हुआ है कि आपने एलियन डीएनए वेक्टर के साथ होस्ट सेल में पहुंचाया, वो जाकर के एक्सप्रेस होगा, अपना प्रोटीन बनाएगा, वही सारी बातें हैं। बहुत इजी वे में लिखा, पढ़ सकते हो। यहाँ देखिए मैंने एक लाइन कर रखी है, ये हेट्रोलोगस होस्ट। ठीक है, ये हेट्रोलोगस होस्ट वही रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल के लिए बोला है, और कैसे हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, वो जनरल बातें लिखी। कल्चर का जो एक बेसिक चीज़ है वो लिख रखी है इसके अंदर, आप इसको बिल्कुल पढ़ लें। कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में हम मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादातर। इसमें बहुत ब्रीफ में लिखा हुआ है, मैंने जो आपको चीज़ पढ़ाई उसके बाद इसकी आप रीडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, अगले पेज पे भी ये कंटिन्यू हो रहा है, और यहाँ पर वो ये देखो, ये जो हमने चीज़ बताई थी कि यहाँ देखो, सेल्स आर आल्सो मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम वेयर द यूज्ड मीडियम इज ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड व्हाइल फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम अदर साइड टू मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लोग और एक्सपोनेंशियल फेज। वही जो चीज़ बता रहा था कंटिन्यूअस कल्चर का। ठीक है, and this type of culturing method produces larger biomass leading to higher yield of desired protein। इसमें yield ज़्यादा आएगी, बायोमास ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और भी कल्चर, ये बायोरिएक्टर के बारे में थोड़ा सा दे रखा है यहाँ पर, आप बिल्कुल इसको रीड कर सकते हो, जो भी इनकी कैपेसिटी वगैरह है। और इसमें कोई सी भी सेल, रॉ मटेरियल मतलब होता है कल्चर मीडियम, तो हम रॉ मटेरियल लेते हैं मतलब कल्चर मीडियम ले रहे हैं, और उसमें तरह तरह की सेल ग्रो कर सकते हैं। अब वो हमने जिसमें जीन ट्रांसफर किया, वो बैक्टीरिया हो सकता है, यीस्ट हो सकता है, प्लांट की सेल हो सकती है, ह्यूमन की सेल हो सकती है, एनी ऑफ द सेल, वो डिपेंड करेगा हमने अपने एक्सपेरिमेंट में जीन किस में ट्रांसफर किया है। ठीक है, उसके बाद ये आप देखिए, ये 2 बायोरिएक्टर के आपको डायग्राम दिखेंगे एनसीईआरटी में, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। 2 डायग्राम दिख रहे हैं। फर्स्ट वाला है सिंपल स्टीर्ड टैंक टाइप बायोरिएक्टर, और ये सेकंड वाला है स्पार्स्ड स्टीर्ड। सेकंड वाले का तो एक आउटलाइन बना रखा है सर, आप इसको देखो, ये एक सिलेंड्रिकल ड्रम शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके अंदर बीच में देखो एक रॉड लग रही है, और ये बाहर एक मोटर से कनेक्टेड है। ये मोटर इसको धीरे धीरे घुमाती है, और इस रॉड से देखो ब्लेड लगी हुई है। ये जब घूमेगा तो इसकी ब्लेड भी घूमेगी, और पूरा लिक्विड मीडियम को ये रोटेट करेगा। ये होता है स्टीरर, या इसको कहते हैं एजिटेटर सिस्टम। ठीक है, देखो इसमें लिख रखा फ्लैट ब्लेड इम्पेलर। ठीक है, मतलब ये इम्पेलर है, मतलब मूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर और भी कई चीज़ें थोड़ी बहुत दिखा रखी हैं। जब आप लगातार लिक्विड मीडियम को रोटेट करते हो तो थोड़े फॉर्म बनते हैं, झाग बनता है, तो ये ऊपर इकट्ठा होता है। तो ऊपर एक ब्लेड दे रखी है फॉर्म ब्रेकर, फॉर्म रिमूविंग ब्लेड, तो ये फॉर्म हटाने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा कल्चर ब्रोथ लिखा है। ये ब्रोथ वर्ड जो होता है, ब्रोथ लिक्विड मीडियम का ही दूसरा नाम है, लिक्विड मीडियम को कल्चर ब्रोथ भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो एरिएशन के लिए स्टेराइल एयर पास करने की भी जगह रहती है, एसिड बेस पीएच कंट्रोल करने का, टेम्परेचर कंट्रोल करना, स्टेरिलाइजेशन, और भी कई चीज़ें। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा ड्रम शेप स्ट्रक्चर है, इसमें मीडियम भरते हैं और ये धीरे धीरे इसको घुमाता रहेगा। ज़रूरत के हिसाब से आप इसका पीएच टेम्परेचर सेट कर सकते हो। तो ये जो है एक सिंपल टाइप का बायोरिएक्टर है, सिंपल स्टीयरिंग, इसमें सिंपल स्टीयरिंग वाला बायोरिएक्टर। ये थोड़ा सा अलग है, हालांकि ये इसका एक आउटलाइन दे रखा है, स्पार्स्ड स्टीयर। इन दोनों में एक ही चीज़ का मेन डिफरेंस है, वो है स्पार्जिंग का। स्पार्जिंग जानते हो क्या होता है? स्पार्जिंग मतलब जैसे आपने कभी
स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पिया हो, ऑब्वियस बात है पिया ही होगा। और उसमें भी आप देखते हैं कभी कभी जल्दी खत्म नहीं हो जाए, टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं आप, पीने की बजाय उल्टा उसमें फूंक मारते हैं। और अगर आप स्ट्रॉ से किसी कोल्ड ड्रिंक में आप एयर प्रेशर से फ्लो करेंगे तो क्या होगा, उस लिक्विड के अंदर एयर बबल जनरेट होंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं गुड़गुड़ होगा, वो जो एयर बबलिंग होती है उसी को कहते हैं स्पार्जिंग। किसी लिक्विड में बाहर से प्रेशर से एयर फ्लो करना स्पार्जिंग। इस पूरे कल्चरिंग में एरिएशन बहुत बड़ा मैटर है, ध्यान रखना। हम ये स्टीयरिंग भी क्यों कर रहे हैं, एरिएशन के लिए। तो एक तो नॉर्मल तरीका एरिएशन का, घुमाते रहो, स्टीयरिंग करो। इसमें थोड़ा अलग है। इसमें क्या करते हैं, ये देखो इन्वर्टेड टी शेप का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर हम बाहर से स्टरलाइज्ड एयर या ऑक्सीजन फ्लो करते हैं प्रेशर से, और साथ साथ में इसको रोटेट भी करते हैं और ऊपर नीचे अप डाउन मूवमेंट भी करते हैं। इसको स्पार्जिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, ये पूरा लिक्विड हिलता रहता है और वो जो एयर आपने फ्लो की तो उसके एयर बबल्स जनरेट हो जाते हैं। खूब सारे इसमें एयर बबल्स दिख रहे हैं। और ये जो ऑक्सीजन बबल, ये एयर बबल होते हैं, इसके कई फायदे। एक तो ऑक्सीजन बहुत अच्छे से, एरिएशन बहुत अच्छा हो गया, साथ में एयर बबल होने से सरफेस एरिया बढ़ गया। और लिक्विड कल्चर मीडियम में ध्यान रखना, सरफेस एरिया का बहुत बड़ा इशू है। जितना बढ़िया सरफेस एरिया होगा, माइक्रोब उतने अच्छे से ग्रो करेंगे, सेल उतने अच्छे से ग्रो करेंगे। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो जब आप हिलाओगे, देखो ये इस तरह से पूरा मीडियम हिल रहा है और ये गैस बबल्स बन रहे हैं, एयर बबल्स बन रहे हैं, एंड बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन सरफेस एरिया, तो ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ जाता है। तो इसमें बस ये है कि एक स्पार्जिंग और की जाती है। लिक्विड मीडियम दोनों में ले रहे हैं, स्टीयरिंग टाइप ही। इसमें नॉर्मली लिक्विड मीडियम लेके धीरे धीरे रोटेट कर रहे हैं। यहाँ हम बाकायदा विगरसली इसमें एयर ऑक्सीजन फ्लो कर रहे हैं और बबल्स और जनरेट हो रहे हैं। इसमें एरिएशन और अच्छा होगा और स्पार्ज्ड वाले में इस सिंपल स्टीयरिंग से भी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट यील्ड मिलती है। तो दो तरह के बायोरिएक्टर हैं, सिंपल एंड स्पार्ज्ड स्टीयर्ड। आपको कई बार ये डायग्राम ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है, आइडेंटिफाई दिस डायग्राम, इतना सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसकी लेबलिंग वगैरह ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये दो तरह के बायोरिएक्टर हैं। इन स्टीयर्ड टैंक जो बायोरिएक्टर है उसमें क्या फ़ायदा है ये लिख रखा है। वो जो स्टीयरर होता है वो एरिएशन मेंटेन करता है और सारी बातें इसमें लिख रखी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें हमारी प्रोसीजर की लास्ट स्टेप थी, 6th स्टेप, जहाँ हमने अपने रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को लार्ज स्केल पर कल्चर किया इंडस्ट्री लेवल तक, और जिस पर्पज से हमने जीन ट्रांसफ़र किया उस जीन का हम प्रोटीन प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। हमारा प्रोसीजर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना, इंडस्ट्री में अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। प्रोडक्शन हो गया लेकिन प्रोडक्ट कहाँ है, तो आप देखेंगे प्रोडक्ट तो उस कल्चर मीडियम में, उस बायोरिएक्टर के अंदर है, और वो प्रोडक्ट अभी यूजेबल कंडीशन में नहीं है। इसीलिए इंडस्ट्री में तो बाद में भी बहुत सारा काम है। उस प्रोडक्ट को अब उस कल्चर मीडियम से निकालेंगे, प्योर फॉर्म में सेपरेट करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, और वो जो प्रोडक्ट है वो रॉ प्रोडक्ट होता है, एकदम थोड़ी काम आ जाएगा। अब उसमें बहुत सारा काम है। उसकी टेस्टिंग अलग होगी पहले तो, कि वो ठीक तो बनाए कि नहीं बनाए। फिर ये प्रोडक्ट रॉ मटेरियल होता है तो उसमें कई और चीज़ें ऐड होती हैं, कई और चीज़ें टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, कई और चीज़ें मिक्स करके तब जाकर के कंप्लीट तैयार होता है। मान लो मेडिसिन है तो मेडिसिन का बनाने का अपना एक तरीका है, उसमें कई चीज़ें ऐड होंगी। मान लो कोई फूड मटेरियल है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें ऐड होंगी। तो ये सब काम बाद में होगा। उसकी टेस्टिंग होगी, उसकी पैकेजिंग होगी, उसका मार्केटिंग, उसका एडवर्टीजमेंट, और तब जाके वो चीज़ मार्केट में आएगी। और जब शुरुआत में होती है तो बाकायदा इसकी टेस्टिंग वगैरह आपको गवर्नमेंट से करा के अप्रूवल लेना होता है। और रेगुलर बेस पे भी जब जब प्रोडक्शन होगा बाकायदा टेस्टिंग होगी। और अगर मेडिसिन है तो और ज़्यादा टेस्टिंग है। मेडिसिन तो जब पहली बार बनती है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है। ऐसे ही मेडिसिन सीधी मार्केट में नहीं आ जाती, ठीक है। उसका बाकायदा ट्रायल होता है। वो मेडिसिन बनी, पहले वो माउस और मंकी पर ट्रायल होता है, एनिमल्स पर, उसके बाद ह्यूमन पर ट्रायल होता है, और तब जाकर उसको अप्रूवल मिलता है, तब वो मार्केट में आती है। तो ये सारा जो काम है प्रोडक्शन, टेस्टिंग और प्रोडक्ट तैयार करने का, इवन मार्केट तक पहुंचाने तक का, ये सारा बाद का बहुत बड़ा काम है, जो पूरा अलग टेक्नोलॉजी कही जाती है, जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। और आपको एक जनरल नॉलेज की चीज़ बता दें कि कोई भी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में दो हिस्से होते हैं, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। मतलब प्रोडक्शन से पहले जो काम किया वो अपस्ट्रीम में आता है। आपने लैब से शुरू हो गए, टेक्नोलॉजी बनाई, जीन ट्रांसफर किया, लैब तक इंडस्ट्री तक लाए, और अब प्रोडक्शन शुरू। अब तक जो हमने पढ़ा पूरे चैप्टर में वो था अपस्ट्रीम, और आपने इंडस्ट्री सेट कर दी, प्रोडक्शन शुरू कर दी। अब प्रोडक्शन के बाद का जो काम है, जिससे कि वो प्रोडक्ट यूजेबल फॉर्म में तैयार हो, टेस्टिंग हो और हम यूज करें, वो बाद का काम डाउनस्ट्रीम है, और वो भी बहुत बड़ा काम है।
तो इंडस्ट्री में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दो हिस्से होते हैं। हमारी जो हमने टेक्नोलॉजी इस चैप्टर में पढ़ी वो अपस्ट्रीम की थी, और अपस्ट्रीम का काम देखिए एक ही बार होता है। एक बार आपने टेक्नोलॉजी बना दी, इंडस्ट्री सेट कर दी, खत्म, फिर तो प्रोडक्शन होता रहेगा। लेकिन डाउनस्ट्रीम जो प्रोडक्शन के बाद है वो बार बार होता है। तो हमें एनसीईआरटी के इस चैप्टर में लास्ट में एक पैराग्राफ में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का छोटा सा पार्ट समझा रखा है। हमें भी थोड़ा पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन करने के बाद क्या रहा। तो ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है। इट स्टार्ट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज। सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें मिला, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन बायोरिएक्टर undergoes several processing, ठीक है, and it is converted into usable form of product। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें बायोरिएक्टर मिला उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग होने के बाद वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एंड ऑल दीज प्रोसेसिंग्स आर कलेक्टिवली नोन एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। हमें लास्ट में एनसीईआरटी में लास्ट पेज नंबर 205 पर अभी जो हम बायोरिएक्टर जहाँ देख रहे थे उसके बाद ही छोटा सा एक पैराग्राफ में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग समझा रखी है। तो ये बात का सारा काम है। ठीक है, उसमें कई सारी चीजें आती हैं और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग भी रहेगी। हर प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग अलग तरीके से होगी, बट प्रोसेसिंग होगी जरूर। अब जैसे मैं अगर कुछ इसके बेसिक स्टेप्स निकालूं क्या क्या प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ी बहुत जैसे एनसीईआरटी ने जो दी वही मैंने लिखी है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहेगी, तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। और ये काम तो मोर और लेस हर प्रोडक्ट के साथ होगा कि प्रोडक्ट कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं बनता, हमें उसको सेपरेट भी करना है, उसको प्यूरिफाई भी करना है। तो जितना अच्छे लेवल के फिल्टर्स आप यूज करोगे उतना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट निकल के आएगा, और जितना प्योर प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट की ग्रेड उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद कई और चीजें ऐड होती है, एडिशन। अब एडिशन कई चीजों का हो सकता है, जैसे प्रिजर्वेटिव्स। कई बार तो प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं ताकि वो चीज जल्दी से खराब नहीं हो, प्रिजर्वेटिव आते हैं। ठीक है, कलर, फ्लेवरिंग एजेंट, टेस्ट के लिए, कलर के लिए, फ्लेवरिंग के लिए, फ्लेवर के लिए कई चीज़ें मिलाते हैं। मेडिसिन का अपना एक तरीका, उसमें कई चीज़ें मिलेंगी। फूड आइटम है तो अलग तरीके से, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती हैं तब जाके वो प्रोडक्ट पूरा तैयार होता है। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग होगी, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग रेगुलर बेस पर होगी। मेडिसिन है तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं अगर मेडिसिन है तो, क्योंकि मेडिसिन डायरेक्ट नहीं आएंगी, मेडिसिन में तो और भी ज़्यादा टेस्टिंग। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, बट देयर आर मेनी टेस्टिंग। And after all testing, the product is being released for the common people। प्रोडक्ट का हम फॉर्म डिसाइड करते हैं कि किस फॉर्म में आएगा। ये लिक्विड सिरप के फॉर्म में आएगा, टैबलेट बनेगी, कैप्सूल्स बनेगी, मेडिसिन है और भी पाउडर है, कुछ भी है। फिर उसकी पैकेजिंग होती है, उसकी बाकायदा ब्रांड नेम बनता है, ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, फिर मार्केट में आता है, फिर लोग उसको यूज़ करते हैं। ये सब बात का काम। तो प्रोडक्शन के बाद से लेकर ये जो सारा काम है इसको कलेक्टिवली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा ये काम बार बार चलेगा, जब तक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता रहेगा ये चलता रहेगा। तो डाउनस्ट्रीम तो रेगुलर डेली बेस पे चलेगा, अपस्ट्रीम एक ही बार होता है। और इसीलिए आप देखिए कॉमन सेंस की बात है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में आता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। फिर कुछ समय तक वो जब मार्केट में सेल होता है, लोग यूज़ करते हैं, धीरे धीरे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। हर टेक्नोलॉजी बाद में जाके कॉस्ट वाइज सस्ती हो जाती है। रीजन क्या है, देखो लॉजिकल बात क्या है कि जब एक प्रोडक्ट पहली बार आया तो उसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का एक्सपेंडिचर ऐड हुआ। टेक्नोलॉजी बनाना, इंडस्ट्री सेट करना, ये भी तो अपने आप में बड़ा काम है। अब अपस्ट्रीम तो लेकिन एक ही बार होता है। फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज होगा, लोग खरीदेंगे, तो धीरे धीरे कंपनी को अपस्ट्रीम का पैसा रिकवर हो जाता है और वो एक ही बार लगा, उसके बाद केवल डाउनस्ट्रीम ही बचता है। तो इसलिए हर प्रोडक्ट की कॉस्ट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कम हो जाती है। एक नॉर्मल सा तरीका, इंडस्ट्रियल मेथड है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ध्यान रखना चाहिए। और ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रहेगी। ये तो कुछ कॉमन स्टेप्स लिखे हैं, बाकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ही वही करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बायोरिएक्टर के बाद एक छोटे से पैराग्राफ में दे रखा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये 2 लाइन तो इधर है, फिर नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 205 पे जाए, चैप्टर एंड हो रहा है, वहाँ ये थोड़ा सा दे रखा क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैंने वही चीज़ें बताई है इसमें। और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो लास्ट में एक पैराग्राफ के फॉर्म में ये एंड में बता रखा है कि व्हाट एक्चुअली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज देयर और किस तरह से काम फाइनल होता है, उसके बाद कैसे ये लोगों तक पहुँचता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने ये सीखा कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम करती है,
कैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म के सेल का एक जीन निकालते हैं, वेक्टर के साथ उसको जोड़ के आरडीएनए बनाते हैं, फिर कैसे उसको एम्पलीफाई करते हैं, कैसे उसको ट्रांसफ़र करते हैं, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल कैसे सेपरेट करते हैं, और फिर किस तरह से उसको इंडस्ट्रियल लेवल तक ले जाकर प्रोडक्शन करते हैं। ये एक पूरा प्रोसीजर था। ये टेक्नोलॉजी बहुत डिटेल में नहीं दी हमने, जितनी एनसीईआरटी में थी उसी अकॉर्डिंग हमने उसी के साथ साथ पढ़ा है। आपने देखा होगा इस चैप्टर को मैं बीच बीच में एनसीईआरटी के साथ ही बताता चल रहा हूँ। चैप्टर के हमने 2 पार्ट किए थे, पहला पार्ट टूल्स और दूसरा पार्ट प्रोसीजर। हमने टूल्स में यहाँ 4 टूल्स लिए थे। एंजाइम्स, जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मेनली पढ़ा, फिर हमने वेक्टर पढ़े, पैसेंजर डीएनए और होस्ट सेल। पैसेंजर डीएनए और होस्ट सेल कई लोग टूल्स में नहीं रखते हैं, वो प्रोसीजर में वापस भी आता है। फिर हमने प्रोसीजर शुरू किया, और इस चैप्टर के अंदर प्रोसीजर में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि प्रोसीजर की कई चीज़ें आगे टूल्स में दे रखी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में कुछ चीज़ें हैं जो प्रोसीजर की हैं, जो हम बाद में उधर जाके मार्क की हमने। वेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोसीजर की स्टेप नंबर 4 और 5 तो पूरी वेक्टर में लिखी हुई है, तो वो हमने वेक्टर में मार्किंग की थी कि इसको प्रोसीजर में पढ़ना। जब आप पढ़ो इसको, तो प्रोसीजर की जैसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी भी सामने रखना। फर्स्ट स्टेप पढ़ी, फिर मैंने फर्स्ट स्टेप कहाँ मार्क करा रखी, कौन कौन से पैराग्राफ है, जिस जिस पेज पे जो है उसको भी साथ में पढ़ो। फिर सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप एनसीईआरटी में भी साथ साथ चले। ओनली एनसीईआरटी लेके बैठोगे, वहाँ सीक्वेंस सही नहीं है तो कन्फ्यूजन रहता है, समझने में दिक्कत आई। हम अपने कॉपी के साथ साथ इसको पढ़ें, बहुत ईजीली तैयार होता है। एक बार ढंग से तैयार कर लो, फिर इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में 1 घंटा नहीं लगता, सिंगल 1 आवर। उसमें आराम से एनसीईआरटी और नोट्स दोनों से तैयार होता, कभी भी रिवाइज कर सकते। ठीक है, बायोटेक की यूनिट का ये पहला चैप्टर था। अब दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो इससे कंपैरिजन में छोटा सा चैप्टर है कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अब तक हमने क्या क्या बनाया, वो अगले चैप्टर में दिया हुआ है। वो और भी छोटा सा चैप्टर है, और वो मेनली एग्जाम्पल बेस्ड है। उसमें क्या क्या चीज़ें हमने इस चीज़ को कहाँ कहाँ यूज़ किया वो समझेंगे। ठीक है, और ये दोनों चैप्टर से मिलाकर पूरी यूनिट बनती है। ठीक है, तो अगले सेगमेंट में हम अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।